गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ स्टैंडर्ड चैप्टर 3 इन साइंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ कंसेप्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पहले लोगों को क्या जानकारी थी इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, एंड हाउ द इंफॉर्मेशन प्रोग्रेस्ड, एंड विद दिस प्रोग्रेशन what are the various laws related to atoms and molecules, atoms क्या होते हैं, molecules क्या होते हैं, and so on। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग इन द सेंस इन द एंशियंट इंडियन ग्रीक फिलोसोफर्स। ओके अराउंड 500 BC, यानी करीब 2600 साल पहले, 2500 साल पहले। ठीक है, 2500 ईयर टू 2600 ईयर ओल्ड। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ ये पता था कि मैटर्स एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ओके फॉर्मली इसे महर्षि कनद, जिसे हम जानते हैं एंशिएंट फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि डिवाइडिंग मैटर, ओके वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। ये हम अगर मैटर को डिवाइड करेंगे तो हम छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, जिन्हें हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम एक स्टेज पे पहुंचेंगे वेयर द मैटर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ओके सो ही कॉल्ड इट एज परमाणु पदार्थ। Okay, he called it as परमाणु। Then at the same further it was elaborated by the doctrine of Pakhuda Katyama। Okay, he said these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। मतलब इसने क्या बोला, ये जो बेसिक पार्टिकल्स हैं ओके ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से कंबाइन होते हैं, जिससे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो अब देखो इनका आइडिया क्या था, देयर इज़ समथिंग सेंट्रल, कुछ एक है जो एकदम सेंट्रल है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और वो अलग अलग तरीके से कंबाइन हो रहा है टू गिव डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, वो जो एक सेंट्रल चीज़ है उसको उन्होंने बोला परमाणु। ठीक है, इसी टाइम पे ग्रीक फिलोसोफर, ये तो इंडियन फिलोसफी थी, देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रीक फिलोसोफर, वहाँ जहाँ पे डेमोरियस एंड लेपेकस, इन्होंने बताया ऑलमोस्ट द सेम थिंग, दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ओके और इन्होंने इससे बोला एटम, नाम दिया इन्होंने एटम। ओके दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर विल कॉल्ड एज एटम्स। ठीक है, बट अभी तक यहाँ पे इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ऑल दिस वॉज ऑन द फिलोसफिकल बेस, यानी उन्होंने सोचा समझा, उन्होंने जो समझ में आया उन्होंने बोला। ठीक है, विथ ए बिट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, कुछ तो लॉजिकल रीजनिंग होगी उनके बोलने के पीछे, बट कोई प्रूफ ऐसा कुछ उन्होंने करके नहीं दिखाया। ठीक है, प्रूफ तो अराउंड 1800 सेंचुरी, यानी कि अभी से 300-350 साल पहले ही आए हैं। ठीक है, सो सच ए लॉन्ग गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल इज़ देयर। ओके और उसके बाद से जब से प्रैक्टिकल चालू हुए, वेरियस डेवलपमेंट बिगिंस टू हैपन इन द फील्ड ऑफ chemistry, physics and mathematics as well। Okay so by the end of 18th century scientists recognized that difference between element and compound are naturally ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने समझ में आया कि एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे एलिमेंट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, फिर जिसे हम डिवाइड करते हैं तो हम एटम पे जाते हैं, ये प्रेजेंट नॉलेज है। ठीक है, और कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स करके कंपाउंड बनता है। तो उनको ये समझ में आया कि ऐसे दो टाइप ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, कि एक प्योर एलिमेंट भी है और
कंपाउंड्स हैं जिन यानी कि मिक्स करके बने हुए हैं, तब एक क्यूरियोसिटी जागी कि ये कैसे मिक्स होते हैं एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, कैसे आपस में मिक्स हो जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिक्स होकर बनती हैं। एंड फ्रॉम देयर अपॉन बिगन्स द एरा ऑफ प्रैक्टिकल एंड लॉस एंड थियरीज। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो आपको डायरेक्टली पढ़ना है, ठीक है, टू लॉज जो बहुत कंबाइन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, मैं डायरेक्टली बताता हूँ उन्हें। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, इस पहले वर्ड को ही समझ लीजिए, सेंटेंस को, जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास यानी क्या? कंजर्वेशन आपने सुना होगा कहीं पे भी, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वर्ड। सो द वर्ड वेरी, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बचाना। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे यूज़ हो रहा है कि लॉ इज मास इज कंजर्व्ड, यानी जितना मास प्रेजेंट है स्टार्टिंग में उतना ही मास प्रेजेंट होगा एंड में भी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने क्वांटिटी बाय वेट, ठीक है, क्वांटिटी बाय वजन करके जितना हमने लिया है इन द स्टार्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उतना ही हमें मिलेगा एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा तभी भी हमें उतना ही मास मिलेगा, ऑल्दो वो डिफरेंट फॉर्म के सब्सटेंस में होगा। ठीक है, वो गैसेस का भी मास लेके एंड एवरी मास लेकर इंक्लूड करके। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट सिंपली मास कैन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है, so simply mass can neither be created nor be destroyed. आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे इसे, आप वेरियस फील्ड्स में पढ़ोगे इस लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर आगे जाओगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ोगे। ठीक है, देयर आर वेरियस लॉज ऑफ रिगार्डिंग कंजर्वेशन, बट अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड एक देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले समझो इसे, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, फिर आपने एक बकेट ऑफ वाटर लिया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, या और आपने एक ड्रॉप ऑफ वाटर लिया या एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। एक ऑक्सीजन में, अब इनका रेशो क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का? सो रेशो कम्स आउट टू बी 1:8। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 1 पार्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 8 पार्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, जब अब आप पूरे ग्लास ऑफ वाटर को डिकम्पोज करो यानी ब्रेक करो, आप टोटल हाइड्रोजन निकाल लो साइड में, टोटल ऑक्सीजन साइड में निकाल लो। जब इनका रेशो हम चेक करेंगे कितना मिला, देन अगेन इट विल कम आउट टू बी 1:8। अब बकेट ऑफ वाटर में करोगे ये चीज़ तो भी आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट होने दो, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं। वाटर बनने के लिए 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ही लगता है। ठीक है, फिर चाहे कितनी भी क्वांटिटी में बन रहा हो, हमेशा रेशो विल बी कांस्टेंट। ठीक है, सो फिर अब वाटर और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ले लिया। अगर रेशो इन दोनों का अमोनिया बनाने के लिए दोनों किस रेशो में कंबाइन होते हैं? 14:3 में। 14 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बाय वेट, इतना याद रखना है, हम ये कंबाइन कर रहे हैं, रेशो निकाल रहे हैं बाय वेट। कि जब हम वेट करेंगे टोटल कंपाउंड में, नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? 14 ग्राम्स, और हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 3 ग्राम्स। टोटल वेट होगा 17 ग्राम। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस ही, चाहे वो कोई भी
elements will always mix in a fixed proportion to give a particular compound, and the proportion by weight. So it states that in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass. ओके, चलो इतने पे रुकते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, चलो, थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट.